हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट निकला था उसमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 5 में सभी टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सभी सही उत्तर को जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 5 में टोटल 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जानिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द MACRO मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो याद रखिएगा, माइक्रो बोले चाहे मैक्रो बोले, मैक्रो दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। मैक्रो और मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज एवं मैक्रोज से लिया गया है। 1 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ हैं, सीमित हैं। ठीक है, 2 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा सवाल नंबर 2 का। चयन की समस्या इसलिए हमारे सामने उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ हैं, सीमित हैं। ठीक, 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तु x एवं y में से x का थोड़ा सा अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हमको y में उतना कमी करना पड़ेगा जो बढ़ती सीमांत अवसर लागत के चलते होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या रीजन है? तो इसका रीजन है बढ़ती सीमांत अवसर लागत। क्योंकि दो वस्तु x y में से हम x का जितना अधिक उत्पादन करना चाहेंगे हमको y उतना अधिक त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो बढ़ती सीमांत अवसर लागत के चलते होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर सही कथन है ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने सन 1776 ईस्वी में लिखा था और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? बोलता है अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या का रिलेशन उत्पादन की तकनीक के चयन से है? उत्पादन की तकनीक के चयन करना, इसका मतलब होता है उत्पादन किस तरीके से करना है, उत्पादन कैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन सी कैसे उत्पादन करें सही उत्तर होगा 6 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? याद रखिएगा, संतुलन की अवस्था में वस्तु का दाम बराबर सीमांत उपयोगिता होता है, लेकिन हमारा यहाँ चार्ट में वस्तु का इकाई दिया है और कुल उपयोगिता दिया है, सीमांत उपयोगिता दिया हुआ नहीं है, तो हमको सीमांत उपयोगिता निकालना पड़ेगा। ठीक,
सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में चेंज, टीयू में चेंज। तो वस्तु की दाम 5 रुपया है, तो जहां पर सीमांत उपयोगिता 5 हो जाएगा, 5 यूटिल हो जाएगा, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तो चलिए सीमांत उपयोगिता को निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता पहले 10 होगा, 10 से 18 हुआ है कुल उपयोगिता, यानी 8 बढ़ा है, तो उसके बाद सीमांत उपयोगिता 8 होगा। फिर 18 से 25 हुआ है कुल उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता 7 हो जाएगा, 7 परिवर्तन हुआ है। फिर कुल उपयोगिता 25 से 31 हुआ है, 3 से 4 में, तो सीमांत उपयोगिता 25 से 31 यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर कुल उपयोगिता 31 से 36 हुआ है, तो सीमांत उपयोगिता यानी यहाँ पर 36 माइनस 31 यानी 5 हो जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता 5 कहाँ हुआ? 5वीं इकाई में हुआ। सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कुल उपयोगिता में चेंज। पहले सीमांत उपयोगिता हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 10 से 18 हुआ यानी 8 बढ़ा है तो 8 हो जाएगा। फिर 18 से 25 हुआ है यानी 7 बढ़ा है तो 7 हो जाएगा। फिर 25 से 31 हुआ है, 6 बढ़ा है तो 6 हो जाएगा। फिर 31 से 36 हुआ है, 5 बढ़ा है तो 5 हो जाएगा। यानी 5 कब हुआ? 5वीं इकाई तक में। ठीक है, तो वस्तु का दाम 5 रुपया है और सीमांत उपयोगिता 5 आया 5वीं इकाई में, यानी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था 5वीं इकाई में होगा, जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, अतिरिक्त उपयोगिता, एक्स्ट्रा उपयोगिता। ठीक है, 8 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के दो बंडलों ए समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा बी समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत कैसे है? क्योंकि पहला ऑप्शन में समोसा 5 है और कचौड़ी 4 है, दूसरा में समोसा 5 रह गया लेकिन कचौड़ी 6 हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, पहला वाला में समोसा 5 कचौड़ी 4, दूसरा में समोसा 5 कचौड़ी 6, हो ही नहीं सकता है। हम कचौड़ी 6 खरीदेंगे तो हमको समोसा कम करना होगा, क्योंकि पहला में समोसा 5 कचौड़ी 4 है, दूसरा में बोल रहे हैं कचौड़ी 6। तो अपना पैसा से जब हम कचौड़ी को 4 से 6 करेंगे, कचौड़ी को 2 इकाई बेसी खरीदेंगे, तो हमको समोसा 2 इकाई कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कम हुआ नहीं है, समोसा 5 का 5 रह गया है। यानी अपना पैसा से हम पहले समोसा 5 और कचौड़ी 4 खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है क्या कि कचौड़ी 6 और समोसा 5 खरीद रहे हैं? नहीं, कचौड़ी को हम 4 से 6 कर रहे हैं, कचौड़ी को हम 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो हमको समोसा 2 इकाई कम करना पड़ेगा। तब इसको हम तटस्थ बोल सकते हैं, बराबर संतुष्टि बोल सकते हैं। यानी ये बात गलत है। 9 नंबर सवाल का सही उत्तर बी असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15-2P है, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? एक मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15-2P दे दिया है, वस्तु का प्रति इकाई दाम 1 रुपया होने पर मांग क्या होगा? तो P का मान 1 रख दीजिए, P का मान 1 पुट कर दीजिए, यानी 15 माइनस 2 गुना 1 अर्थात 15 - 2 मतलब 13 इकाई मांग होगा। ठीक है, सिंपल बात है, P का मान 1 पुट करना है, तो 2 गुना 1 2 होता है, 15 - 2 यानी 13 मांग होगा। 10 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 1/P है, यानी दाम मांग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? याद रखिएगा, जब मांग कीमत का व्युत्क्रमानुपाती है, मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है, तो उसके मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है। ठीक है, जो आयताकार परवलय के जैसा मांग वक्र होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 12,
माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग तालिका को दिखाया गया है नीचे। ठीक, वस्तु की 3 रुपया कीमत पर बाजार मांग मात्रा क्या होगी? तो बाजार मांग का अर्थ होता है व्यक्तिगत मांग का जोड़। 3 रुपया दाम पर D1 कितना है और D2 कितना है, जोड़ दीजिए। 3 रुपया दाम पर D1 7 है और D2 18 है। 18 और 7 हो गया 25, यानी 25 बाजार मांग होगा 2 ठो कस्टमर का 3 रुपया दाम पर। 7 और 18 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25, 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी? 3x + 4y की ढाल क्या होगा? तो बजट रेखा का ढाल का फॉर्मूला होता है -px/py, यानी -x वस्तु का दाम बटे y वस्तु का दाम। तो x का दाम 3 है और y का दाम 4 है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -3/4। ठीक है, बजट रेखा का जो समीकरण दे दिया है 3x + 4y = 20, यहाँ पर x 3 हो गया और y 4 हो गया, यानी x का दाम 3 y का दाम 4, और फॉर्मूला होता है ढाल बराबर -px/py, x का दाम बटे y का दाम, x का दाम 3 y का दाम 4, यानी -3/4। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगा? चाय और चीनी पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु में एक वस्तु का दाम और दूसरा का मांग के बीच नेगेटिव संबंध होता है, यानी चाय का कीमत कम होने से चीनी का मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाय का कीमत कम होगा तो आदमी चाय बेसी खरीदेगा, और चाय बेसी खरीदेगा तो चीनी भी खरीदेगा। चाय बेसी खरीद के क्या करेगा, उसको तो चीनी भी चाहिए ना। यानी चाय का दाम कम होने से चाय का डिमांड बढ़ेगा, उसके साथ साथ चीनी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चाय का दाम कम होने से चीनी का डिमांड बढ़ेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्या बोल रहा है? गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी। गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए मांग वक्र की ढाल क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर नेगेटिव होता है, तो गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसका मतलब उसका अपोजिट होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष यानी एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर मांग रेखा होने पर मांग की कीमत लोच इन्फिनिटिव होती है, और वाई अक्ष के समांतर मांग रेखा होने पर मांग की लोच 0 होती है। याद रखिएगा, एक्स अक्ष के समांतर होने पर मांग की लोच ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, पूर्णतः लोचदार होगा, और वाई अक्ष के समांतर मांग रेखा होने पर मांग की कीमत लोच ईडी का मान इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 0 होगा। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? श्रमिक, यानी श्रमिक के बदले श्रम के बदले मजदूरी मिलता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किस साधन की कीमत को मजदूरी कहते हैं? तो श्रम या श्रमिक की कीमत को मजदूरी कहते हैं। श्रम या श्रमिक के बदले मजदूरी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 18, दो साधन श्रमिक यानी लेबर और पूंजी यानी कैपिटल के लिए उत्पादन फलन Q = 5L + 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है? एक श्रम और पूंजी को लेकर उत्पादन फलन दिया है, लेबर और कैपिटल को लेकर प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q = 5L + 3K। ठीक, श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है? यानी L और K दोनों का मान 100 पुट करना है। तो फॉर्मूला दिया है, समीकरण दिया है Q = 5L + 3K, तो L का मान 100 और K का मान 100 पुट करेंगे, यानी 5 × 100 500 और 3 × 100 300, 500 और 300 हो जाएगा 800। ठीक है, L और K का मान 100 पुट करना है, 100 इकाई पुट करना है। तो 5L + 3K है, यानी 5 × 100 500 प्लस
3 गुना 100 300, 500 और 300 800 हो जाएगा। 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा स्थिर हो। ठीक है, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से हम लोग दक्ष कहेंगे जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा स्थिर हो, फिक्स हो। ठीक, चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समोत उत्पात वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की समान मात्रा। समोत उत्पात वक्र का मतलब क्या है? समान उत्पादन करने वाले दो वस्तुओं के संयोगों का वक्र। ठीक है, यानी 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। समोत उत्पात वक्र दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों का समान उत्पादन करता है। ठीक, चलिए, ऑप्शन बी 20 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दो साधनों लेबर और कैपिटल यानी श्रमिक और पूंजी के लिए उत्पादन फलन कॉप डगलस का दिया हुआ है। तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? पूंजी का 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन 0 होगा। आप लेबर लगा दीजिए, मशीन लगा दीजिए, पूंजी नहीं लगाइएगा तो फिर उत्पादन होगा ही नहीं। ठीक है, उत्पादन फलन में सब साधन इंपॉर्टेंट है, पूंजी भी, लेबर भी, मशीन भी, कच्चा माल भी, सब इंपॉर्टेंट है, सबके द्वारा उत्पादन होता है। यहाँ बोल रहा है पूंजी को 0 इकाई लेंगे तो कुल उत्पादन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? इनमें से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। औसत लागत AC और औसत परिवर्तनशील लागत ABC दोनों का आकार U अक्षर के जैसा होता है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कॉप डगलस उत्पादन फलन में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब A + B 1 से कम होगा। ठीक है, पैमाने का घटते प्रतिफल ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त तब होगा जब A + B 1 से कम होगा। पैमाने का बढ़ते प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल प्राप्त तब होगा जब A + B 1 से अधिक होगा। और पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त तब होगा जब A + B = 1 होगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। मकान का मासिक किराया, ये तो स्थिर लागत है। मशीन की लागत, ये तो स्थिर लागत है। अस्थायी कर्मचारी का वेतन, ये भी स्थिर लागत है। कच्चे माल पर किया गया खर्च, हाँ, ये कम बेसी हो सकता है, इसका रेट कम बेसी हो सकता है। 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कच्चे माल पर किया गया खर्च एक परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, इस पर खर्च घटते बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, औसत लागत में वृद्धि तब होगी जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी। ठीक है, औसत लागत में वृद्धि तब होगा जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन Q = 5 L के ऊपर में 0.5 इंटू K के ऊपर में 0.5 पावर में है, दोनों का पावर में 0.5 है। तो पैमाने का कौन सा प्रतिफल को दिखाता है? सिंपल बात, A + B निकाल लेंगे। L का पावर में 0.5 है और K का पावर में 0.5 है। 0.5 जोड़ 0.5 यानी A + B निकाल रहे हैं, तो 0.5 जोड़ 0.5 1 होता है, यानी A + B = 1 दिया है, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल हो जाएगा। यदि A + B 1 से अधिक प्राप्त होता तो पैमाने का बढ़ते प्रतिफल होता। यदि A + B 1 से कम प्राप्त होता तो पैमाने का ये घटते प्रतिफल होता। यहाँ पर L का पावर 0.5 और K के पावर 0.5 है, यानी 0.5 जोड़ 0.5 1 होगा। A + B 1 है तो यहाँ पर स्थिर प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल बोलेंगे। 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लॉस का मान क्या होगा? देखिए,
चित्र में पूर्ति वक्र कैसे बना है, कहाँ बना है, देखिए तो जीरो के ऊपर है, जीरो के ऊपर है, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच होगा 1 से अधिक। यदि जीरो शुरू होता तो 1 होता, जीरो के नीचे इधर होता तो 1 से कम होता, जीरो के ऊपर यहाँ पर है चित्र में, तो आंसर 1 से अधिक होगा पूर्ति की लोच। ठीक है, 27 का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 से अधिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगा। मांग आधिक्य मतलब क्या होता है, पूर्ति की तुलना में जब मांग अधिक होगा उसको मांग आधिक्य की स्थिति कहते हैं। ठीक है, पूर्ति की तुलना में जब मांग बेसी होता है तो उसको मांग आधिक्य कहते हैं, और जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक्य होता है तो उसको पूर्ति अधिक्य कहते हैं। ठीक, 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। मांग आधिक्य की स्थिति तब होगा जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर 28 का। 29 नंबर प्रश्न देखिए, बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, मांग आधिक्य शून्य होती है, पूर्ति आधिक्य शून्य होता है, इनमें से सभी, तो सब बात सही है। बाजार संतुलन की अवस्था में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होता है, ना तो मांग बेसी होता है ना तो पूर्ति बेसी होता है। ठीक है, यानी बाजार संतुलन की अवस्था में क्रेता विक्रेता दोनों अपने वस्तु को खरीदने बेचने के लिए पूर्णतः तैयार रहता है, मांग बराबर पूर्ति होता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति की लोच क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कीमत में 4% कमी करने से पूर्ति में 3% का वृद्धि हो रहा है, यानी पूर्ति में कीमत से कम परिवर्तन हो रहा है, तो पूर्ति में कीमत से कम परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति की लोच यहाँ पर 1 से कम होगा, सापेक्षिक बेलोचदार होगा। यहाँ पर गलती टिक मारा हुआ है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, क्योंकि कीमत में परिवर्तन 4% हो रहा है, पूर्ति में परिवर्तन 3% हो रहा है, यानी पूर्ति में कीमत से कम परिवर्तन हो रहा है, कीमत में 4 है पूर्ति में 3 है, तो ऑटोमेटिक पूर्ति में परिवर्तन कीमत से कम हो रहा है। तो जब पूर्ति में चेंज कीमत से कम होगा तो पूर्ति की लोच 1 से कम होगा, जिसको हम लोग सापेक्षिक बेलोचदार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहाँ पर सी गलत लगाया हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म को हानि होगा और फर्म वस्तु का 0 इकाई का उत्पादन करेगा, उत्पादन कर भी नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का, क्योंकि यहाँ पर कीमत बोल रहा है यदि औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फर्म का उद्देश्य हानि प्राप्त करना नहीं होता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है उत्पादक का, फर्म का, इसलिए उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि दाम औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, यानी ऑप्शन ए होगा 31 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति, बाजार में फर्मों की संख्या, मॉल की संख्या घटने से वस्तु की पूर्ति घट जाएगी, ऑप्शन ए कम हो जाएगी। 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 33 देखिए, बाजार में पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है जब मांग की तुलना में पूर्ति बेसी होगा, सिंपल बात है। ठीक है, यानी बाजार में पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न तब होगा जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होगा। 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में कमी होगी। जब वस्तु का मांग घट जाता है बाजार में तो फिर दाम घटने लगता है। ठीक है, 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मांग घटने से साम्य कीमत में कमी होगी। 35 देखिए, बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यवहार में कमी होगी। जब बाजार संरचना में कंपटीशन घट जाएगा
तो फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यवहार में कमी होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर 35 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग किलोच 1 के बराबर होती है कब? जब सीमांत आय शून्य होती है। जब सीमांत आगम शून्य होता है ना तो मांग किलोच 1 के बराबर होगा। जब सीमांत आगम नेगेटिव होगा तो मांग किलोच 1 से कम होगा, और जब सीमांत आगम पॉजिटिव होगा तो मांग किलोच 1 से अधिक होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है मांग किलोच 1 के बराबर कब होगा? जब सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय शून्य होगा। 36 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 37 देखिए, किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल नेगेटिव होती है? बोलता है कौन सा बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र का ढाल नेगेटिव होता है? तो एकाधिकार में। ठीक है, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, औसत आगम वक्र का ढाल नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी। एकाधिकार बाजार में औसत आगम वक्र का ढाल नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो? तो कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो तो मांग वक्र का आकार होगा नेगेटिव ढाल किंतु सरल रेखा। ठीक है, 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मांग वक्र का ढाल यदि नेगेटिव और सरल रेखा होगा तो कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा होगा। 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 39, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्रा अक्ष के समांतर। ठीक है, पूर्णतः लोचदार, ईडी बराबर इन्फिनिटिव। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा होगा। यानी मांग वक्र का आकार यदि एक्स अक्ष के समांतर होता है तो कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरता हुआ धनात्मक ढाल का एक सरल रेखा होगा। 39 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर 39 का। और 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी। 40 देखिए, 40 लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी? क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए सीमांत आगम तालिका से अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी? कुल आगम क्या होगा? तो कुल आगम का मतलब होता है सीमांत आगम का जोड़। ठीक है, तो 6 इकाई तक सीमांत आगम जोड़िए। पहला में 10, दूसरा में 8, 10 और 8 18, तीसरा में 6, 18 और 6 24, चौथा में 4, 24 4 28, पांचवा में 2, 28 2 30, छठा में 0, 30 और 0 30। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, आपको बोल रहा है 6 इकाई तक कुल संप्राप्ति कितना होगा? तो 6 इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ दीजिए। सीमांत आगम के जोड़ को कुल आगम कहते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 30। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 40 का। ठीक, तो चलिए हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए पांचों मॉडल सेट में सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जान लिए। ठीक है, आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। हम सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पांचों मॉडल सेट का लिंक डाल देंगे ताकि आप लोग को देखने में सुविधा होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।